हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको जो डेरिवेशन कराया था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज जो होने वाला है डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में जो अपनी अक्ष में होता है उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। और निरक्षीय स्थिति में क्या है? निरक्षीय स्थिति में जैसे ये है और ये यहाँ पे हो या नीचे हो तो इसे हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आपको निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में फर्क समझ में आ गया होगा। तो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो हमने फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है 2026 के लिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है प्लेलिस्ट की, जाके उसको पूरा ही टॉपिक वाइज सारी लाइन वाइज हमने टॉपिक करवाए, जाके आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बिना स्किप करे। जब आप बिना स्किप करे इस डेरिवेशंस को समझ लेंगे तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ले लिया? ए और बी ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ले लिया? एक माइनस क्यू आवेश रख दिया और एक पर प्लस क्यू आवेश रख लिया। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिस ए बी रखा है और ये किस में रखा है? ये परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए जो किस में रखा गया? परावैद्युतांक में रखा गया है। ठीक है, और इसकी दूरी क्या होगी? 2L होगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? ए से बी तक की दूरी क्या होगी? 2L होगी। अब द्विध्रुव में हमने क्या करेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर हमने क्या रख दिया? एक बिंदु P रखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर हमने एक क्या रख लिया? बिंदु P रख दिया। ठीक है, उसके इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम ए से पी तक की हम क्या कर देंगे? इसे मिला देंगे और इधर से भी हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, और इसकी जो जब ये मध्य बिंदु हमने बांट दिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। और इसी टाइप से इधर भी एल हो जाएगी। तो ये अब जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी दूरी 2L हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये दूरी है ये कैसे निकाली गई? ये दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसी प्रमेय से हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो इसमें लंब क्या दे रखा है? r। तो लंब क्या दे रखा है हमारा? r, तो r का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार क्या दे रखा था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? l है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? l का स्क्वायर। ठीक, अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एल आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगी? कर्ण की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो कर्ण की दूरी क्या आई? अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यही दूरी हम क्या रख देंगे? इधर रख देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे तीव्रता। हमें क्या निकालनी? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता हम क्या निकालेंगे? पी पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? परिणामी तीव्रता है। अब इसी डेरिवेशन में आपका यहाँ पे समझ में नहीं आया तो ये चित्र हमने आपको अलग से बनाया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाली हमने? परिणामी तीव्रता। जो यहाँ पे निकलेगी ये यहाँ पे आपकी परिणामी तीव्रता निकलेगी। यहाँ पे E1 नहीं, सिर्फ E है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे आपका आएगा E1 साइन थीटा और यहाँ आएगी आपकी E2 साइन थीटा। और ये जो जाएगी ये आपकी E cos थीटा और ये जो रेखा जा रही है ये है E2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो तीव्रता है दो घटकों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने घटकों में बांट लेंगे? दो घटकों में बांट लेंगे। अब जो E1 साइन थीटा है ये इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। ये कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। E1 साइन थीटा जो है वो ऊपर के लिए जा रही है और E2 साइन थीटा नीचे के लिए जा रही है। तो इसकी दिशा क्या होने? विपरीत होने के कारण E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये क्या है? एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। समान होने के कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान होने के कारण क्या हो जाएंगे?
जुड़ जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना है यही इसमें, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बताया इसमें, जो तीव्रता है परिणामी तीव्रता उसे कितने घटकों में बांटा हमने, 2 घटकों में बांट लिया, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ये रही आपकी जे, इधर आपकी क्या आएगी E2 साइन थीटा, ऊपर कहाँ जाएगी E1 साइन थीटा, और ये जो है ये क्या है आपकी E2 कॉस थीटा, और ये ऊपर जहाँ जाएगी ये आपकी E1 कॉस थीटा। तो ये चित्र अगर हम यहाँ से उठा के इधर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ही आपका डायग्राम बनेगा, और ये जो आपकी बीच में आएगी ये आएगी परिणामी तीव्रता। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जितना हमने डायग्राम में बनाया है वही हम लोग क्या करेंगे इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने डायग्राम में कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या लिया है, AB दिखाया गया है तथा ये कैसा है, यह परावैद्युतांक में रखा गया है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक में रखा गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तीव्रता हमें यहाँ तक लिख दिया, इसके लिए तीव्रताओं को क्या करा हमने, 2 घटकों में बांटा गया, जो हमने आपको बताया वही सिर्फ इसमें लिखना है। चित्र के अनुसार इसमें क्या लिखना है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना होगा। तब क्या निकालेंगे, तब हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बस आपको इतना ही लिखना होगा। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा डेरिवेशन, मेन डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता लिखेंगे। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यही इसी में हम E1 और E2 का मान रख देंगे, फिर आपका प्रूवमेंट निकल आएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस की आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और माइनस की आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। फिर जो E1 और E2 के मान निकलेंगे वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस की आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन 0 Q अपॉन का R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह हम कौन सी दूरी रख देंगे, जो हमारे डायग्राम में है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन 0 Q अपॉन में अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये आपका E1 का मान हो गया। इसी प्रकार हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन 0 के। अब ये के कैसे आए, ये भी आप लोग के दिमाग में आ रहा है। तो के इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो द्विध्रुव लिया है वो किस में है, परावैद्युत माध्यम में, इसलिए ये आपका के आ रहा है। जो द्विध्रुव लिया था वो परावैद्युत माध्यम में रखा गया था, इसलिए हम लोगों ने के लिया है, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गया, E1 और E2 के मान आ गए। अब यही लिखना है आपको, E1 और E2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है उसमें हम लोग ये वाले मान पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। ये जो लंब बटे कण होता है ये किसका मान होता है, ये होता है साइन थीटा का मान। आधार बटे कण जो होता है मान वो होता है कॉस थीटा का मान, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का मान, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, और आधार बटे कण क्या था अपना, ये था अपना डायग्राम कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये अपना डायग्राम था। यहाँ पे जो मध्य बिंदु से जो आधार थी, आधार की लंबाई क्या थी, L थी, आधार की जो दूरी थी वो क्या मान ली हमने, L।
और यहाँ पे जो दूरी थी वो थी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है अपना, एल दे रखा है, और जो दूरी है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग क्या रख देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो जब हम इसमें मान रखेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान क्या रख देंगे, एल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अपना मान रख देंगे। इसी टाइप से हम E2 का भी मान यही रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये और ये क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब कॉमन लिया तो कुछ इस टाइप से आया। अब ये पावर कैसे आई, 3/2, ये पावर ऐसे आई। जब हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो क्या, अंडर रूट हटाएंगे तो जो स्क्वायर लगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती, 1 होती है। और इसमें जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाती है, 1/2 होती है। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये पावर कितनी रखी है, 3/2। और ये पूरा भाग कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मान क्या है अपना, E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के और Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका है ये फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव का है ये फॉर्मूला। ठीक है, या करके आप इस टाइप से लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L ये फॉर्मूला आपका वैद्युत द्विध्रुव का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। तो जो आर स्क्वायर का मान है वो किससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, एल से। ठीक है, जो आर स्क्वायर का मान बड़ा है किससे है, एल से है। ठीक है, तो अपना जो आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है एल से। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एल क्या कर देंगे, कट जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एल कट जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है एल से। तो एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 क्यू इंटू अपॉन में आर स्क्वायर का पावर कितनी आ रही, 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कितनी बचेगी आपकी, 3 पावर बचेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द्विध्रुव का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब इसमें ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के अपॉन में पावर कितनी आ रही, R की 3 पावर आ रही। तो यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये जो के दे रखा है ये क्या है, परावैद्युत माध्यम में। यदि माध्यम वायु या निर्वात में हो तो क्या हो जाएगा, तब जो के का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनल जो प्रूवमेंट आएगा वो आपका ये आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई P अपॉन में R का 3 पावर, और इसकी फॉर्म मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। फाइनल प्रूवमेंट आपका ये रहा। अगर माध्यम वायु निर्वात में है तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के हट जाएगा। फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा आपका, E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 P अपॉन में R की पावर 3, और इसका मात्रा क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करती है। तो एक बार कमेंट जरूर से ज़रूर करके बताइए। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। और सारी प्लेलिस्ट हमने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करवाए हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें पहला आपका टॉपिक करवाया था कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारे टॉपिक हमने लाइन वाइज करवाए हैं, तो जाके जरूर से जरूर उन वीडियोस को देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।